टेक्निकली सेंटर स्टेट रिलेशन देख लेते हैं, बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ 359 क्लियर नहीं हुआ, कंफ्यूज हो गया मैं। अच्छा हर्ष, हर्ष 350 देखो बताते हैं, बिल्कुल एक साथ दोनों बताते हैं, रुको 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 रुको। मैंने बोला कि इमरजेंसी के टाइम पे राइट अफेक्ट होते हैं, दो आर्टिकल हैं जो राइट्स को अफेक्ट कर देते हैं, 358 और 359, ठीक है। सर प्रियंका गांधी जी का कंट्रोवर्सी इन पार्लियामेंट, भाई कंट्रोवर्सी डिस्कस करने यहाँ नहीं आए यहाँ, ठीक है, ओके। हाँ ऑलराइट, तो 358 बोलता है, ध्यान समझना, फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के टाइम पे इफेक्ट होते हैं, तो 358 बोलता है 19 अपने आप सस्पेंड, 359 बोलता है 359 19 को छोड़ के बाकी सब, अगर किसी को सस्पेंड करना है, जो कि अगेन सस्पेंड नहीं होते हैं अपने आप, ऐसा नहीं कि वो राइट गया, मान लो कि अंतर क्या है, मैंने बोला 24 सस्पेंड, मतलब 24 सस्पेंड का मतलब तुम समझते हो, इसका मतलब है किसी से तुम बाल मजदूरी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंड का मतलब है कि नहीं, बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हो, हम उसको प्रिवेंट करेंगे, लेकिन अब तुरंत कोर्ट नहीं जा सकते हो कि नहीं नहीं ये हमारा राइट का वो हनन हुआ है और हमें तुरंत अभी अभी चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है, वो है। ऑलराइट, तो 359 ये सिर्फ 19 की बात करता है, ये बाकी अदर आर्टिकल की बात करता है, जिसमें 20 और 21 तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकते हैं, ठीक है। 358 सिर्फ 19 की बात करता है, 359 19 को छोड़ के बाकियों की बात करता है, ये अपने आप सस्पेंड होता है, ये प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में जिनको लिखता है वो सस्पेंड होते हैं। रिलेशंस की बात करते हैं, तो फेडरल सिस्टम बिकम्स यूनिटरी इन नेचर, ठीक है। फेडरल सिस्टम में जो केंद्र राज्य संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ड्यूरिंग नॉन इमरजेंसी टाइम्स सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट ऑन सम स्पेसिफाइड मैटर्स, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी इट कैन गिव डायरेक्शंस ऑन एनी मैटर। अब जो सेंटर है वो डायरेक्शन देता है, स्टेट को बोलता है, क्या डायरेक्शन देता है, ए सुनो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ढंग से बनाओ, ठीक है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, अगर कभी पूछ ले तो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। दूसरा, मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज, कि रेलवे को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है वो उसके लेके डायरेक्शन दे सकती है सेंटर जो गवर्नमेंट है, ठीक। कल एक चीज़ हमने देखी थी कि मदर टंग में बच्चे को एजुकेशन देनी है, उसके एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, सो दैट बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिए जा सके मदर टंग में एट द प्राइमरी स्टेज, उसकी एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ये दिया हुआ है। और ये है कि भाई किस तरीके से स्कीम्स बनाई जा सकती हैं ST एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, इन सब मामलों में डायरेक्शन दे सकता है सेंटर स्टेट को। लेकिन ये 4 मामले हैं, ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी लगी होती है तो किसी भी मैटर में, एनी मैटर में डायरेक्शन दिए जा सकते हैं, ठीक। और ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन दी स्टेट लिस्ट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, यूनियन लिस्ट पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। बट 5 ऐसे केसेस मैंने आपको बताए थे, 5 सिनेरियोज ऐसे बताए थे जहाँ पे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। वन ऑफ देम वॉज नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड वॉज प्रेसिडेंट रूल जो अभी देखेंगे, थर्ड वॉज जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स बोलें इनको, फोर्थ वॉज इंटरनेशनल ट्रीटी को इन्फोर्स करने के लिए, फिफ्थ वॉज कि राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ये पावर दे दे तो, ओके, ठीक, क्लियर है। इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो सस्पेंड हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फंक्शन कर सकती हैं पैरेलली, ऑलराइट, पैरेलल एक तरीके से फंक्शन चलता रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, बस डायरेक्शन दे सकता है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, ये मत समझना कि उसके पास पावर बचती नहीं है, स्टेट भी बना सकता है स्टेट लिस्ट के लॉ सब्जेक्ट पे लॉ, लेकिन उसके पास ही पावर आ जाती है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच के जो संबंध है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है।
बेटा हेलो BD1 को रेलूं क्या अभी तुमको, क्यों? नहीं नहीं, रेल दूं तुमको अभी, तुम्हारे चित्त को शांति मिले थोड़ी। हम्म। चलो, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर स्टे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाया जा सकता है, बिल्कुल। डीपी डीपी सुधर जाओ तुम। चलो। तो स्टार्ट करते हैं, लोक सेवा सर्वेक्षण। घूमती गेम चाले। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे आते हैं। तो तीन तरीके के रिलेशंस होते हैं सेंटर स्टेट। एक तो लेजिस्लेटिव, ठीक है। दूसरे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। और तीसरे होते हैं फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव रिलेशंस की अगर बात करेंगे तो अगेन सेंटर स्टेट रिलेशन कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुच्छेद सॉरी पार्ट नंबर भाग नंबर 11 में, 245 से 263 तक, 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, इस सेंस में हेल्प मिलती है। मान लो कोई इस तरीके का क्वेश्चन बना जो सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर रहा है, आपको स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं भी पता है, बट फिर भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमें एज सच एक एक आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि हम एज सच फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन ना कर लें हम। हाँ, तो लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस हैं वो आर्टिकल 245, ठीक है, 245 से 255 के बीच में दिए हुए हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 245 से 255, 245 से 255 के बीच में विधायी जो संबंधी है लेजिस्लेटिव। तो अगर इस तरीके का कुछ भी पूछता है आपसे क्वेश्चन कि भाई लेजिस्लेचर, आपको लग रहा है लेजिस्लेचर से संबंधित है, यानी कि लॉ बनाने से संबंधित है, और वो सेंटर स्टेट के बीच की बात है, तो यानी इन्हीं 10 के अंदर ही होगा वो, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव, अब लेजिस्लेटिव रिलेशन में क्या, जैसे सिंपल आप रिकॉल करो 249 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा ने अगर स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दिया तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो क्या लिखा हुआ, एक लेजिस्लेटिव रिलेशन ही तो है सेंटर स्टेट के बीच में, कि एक ऐसा रिलेशन है जहां पर सेंटर स्टेट के लिए लॉ बना सकता है अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 256 से 263 के बीच में। बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है क्या आप लोगों को? चलो, आई थिंक बैकग्राउंड नॉइस आना तो नहीं चाहिए। नो सर, नो नो नो, बहुत कम, ओके ठीक है। चलो, तो आर्टिकल नंबर 256 से लेके 263 के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस दिए हुए हैं, यानी प्रशासनिक इनके बीच में संबंध दिए हुए हैं। और जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो आर्टिकल नंबर 268 से 293 के बीच में दिए हुए हैं, बट दीज आर कंटेन्ड इन दी पार्ट नंबर 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे 11 में दिए हुए हैं सारे रिलेशंस, लेकिन जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, फाइनेंशियल रिलेशंस का मतलब है किस तरीके से शेयरिंग होगी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, टैक्सेस की शेयरिंग किस तरीके से होगी, कौन सा टैक्स सेंटर लेवी करेगा, कौन सा स्टेट लेवी करेगा, कौन कलेक्ट करेगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल रिलेशंस आपके पार्ट नंबर 12 आर्टिकल 268 से 293 के बीच में दिए हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा बस, एक सेकेंड रुकना।
डिस्टर्बेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। और सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर कुछ कमीशन या कमिटीज़ बनती हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो जैसे हमारा एक है सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन बनता है 1983 में, 1983 में कमीशन बनता है सरकारिया कमीशन। लेकिन इससे भी पहले एक और हमारा कमीशन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड दैट इज़, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करने जाओगे ना, तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होता है, अलग से सिलेबस में मेंशन है। एंड दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन या फिर कमेटी। ये बनती है 1966 में, 1966 में। ठीक है, 1966 में मोरारजी देसाई इसको चेयर करते हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई इसको चेयर करते हैं, इसके चेयरमैन बनते हैं 1966 में, 1966 में। इसके बाद इसको चेयर करते हैं के हनुमंथैया। कौन करता है? के हनुमंथैया। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, एआरसी है, इसने एक रिपोर्ट दी। ठीक है, और इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि सेंटर और स्टेट रिलेशंस को लेके थीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर दो आर्टिकल नंबर 263 का यूज़ करके, ये रिकमेंडेशन था। और ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उनको और स्मूथ किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको उसी तरीके से इग्नोर कर दिया जिस तरीके से आपको वो कर देती है। ठीक है, मुझे पता है आपको दर्द हुआ होगा ये सुन के, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरीके से नेगेट कर दिया, इसको बिल्कुल हल्के में लिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशन थी, ध्यान रखना कब बनता है, 66 में। 69 में इसके रिकमेंडेशन आते हैं, ये उन्हें लिखा नहीं, 1969 में। ठीक है, चेयर कौन करता है? मोरारजी देसाई पहले करते हैं, और उसके बाद के हनुमंथैया करते हैं। ठीक है, के हनुमंथैया करते हैं। ऑलराइट, तो उनके मतलब ये जो पर्टिकुलर कमीशन है, इसके रिकमेंडेशन थे कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बना दो, और बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे जो कि गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद आपका बनता है अगेन और भी कमीशन होते हैं जो बनते हैं, जैसे कि एक राजमन्नार होता है। ठीक है, राजमन्नार कमेटी। ठीक है, राजमन्नार कमेटी 1969 में ये बनती है। कौन बनाता है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। इसने तो नेक्स्ट लेवल रिकमेंडेशन दी है। क्या? इंटर स्टेट काउंसिल तो सेटअप ही करो, ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस, इन सबको एबॉलिश कर दो। सेंटर स्टेट में एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन को हटा के एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दो, क्योंकि उस टाइम पे नीति आयोग तो होता नहीं था, प्लानिंग कमीशन होता था। और प्लानिंग कमीशन नीति आयोग की तरह एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करता था, स्टैट्यूटरी तो होता नहीं था। तो उसका रिकमेंडेशन था कि प्लानिंग कमीशन को हटाओ, स्टैट्यूटरी बॉडी को ही बना दो। तो इन सारी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से, अब जो उसको इग्नोर कर दिया, तो ये तो खैर क्या ही राजमन्नार, क्योंकि ये सेंटर गवर्नमेंट ने नहीं बनाई थी। ये जो कमेटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाई थी। ठीक है, ये तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, डीएमके गवर्नमेंट थी, उसने बनाया था इसको। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ये सरकारिया कमीशन। ठीक है, जो कि 1983 में बनता है, 1983 में। इसमें टोटल 3, ठीक है, 3 मेंबर्स होते हैं, और ये 3 मेंबर्स ने जो सरकारिया कमीशन के होते हैं कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। ठीक है, क्या रिकमेंडेशन थे? उनमें से एक रिकमेंडेशन था कि इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर राज्य परिषद की संरचना कर दो, यानी एक इंटर स्टेट काउंसिल बना दो। अब इंटर स्टेट काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो ये आर्टिकल नंबर 263 के तहत बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, पहला कोई कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटेल तौर से सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखने के लिए या फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बनाया गया था, दैट वाज सरकारिया कमीशन 1983 में। 3 मेंबर्स का ये कमीशन था। इसको बनाया 1983 में गया था, लेकिन रिकमेंडेशन 1987 में आए थे, मतलब सबमिट किए थे 1988 में आए थे। 4 साल लगे थे इसको पूरा रिपोर्ट फाइनलाइज करने में, और 88 में इसने सबमिट किया। और इसमें जो रिकमेंडेशन दी गई थी सरकारिया कमीशन में, जो क्योंकि इसमें जो चेयरमैन थे आर एस सरकारिया, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उनका ये कहना था कि जो सेंटर और स्टेट के बीच का जो करंट स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि सेंटर के पास नो डाउट ज़्यादा पावर होनी चाहिए स्टेट के कंपैरिजन में, क्योंकि ये नीड ऑफ द आर है। लेकिन कुछ चीज़ों को ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे इसने टोटल 247 रिकमेंडेशन दिए थे, 247 रिकमेंडेशन दिए थे, ऐसे याद कर लो 24/7। और उसमें से सिर्फ तो नहीं बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी रिकमेंडेशन यहाँ पर अप्लाई किए। 180 रिकमेंडेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ने यूज़ मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे ये भी इसमें रिकमेंडेशन दिया गया था कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको बहुत ही काइंड ऑफ, जैसे नहीं जो एसआर बोमाई केस में बोला गया था कि लास्ट रिसॉर्ट के तौर पे यूज़ किया जाना चाहिए, जैसे अम्बेडकर जी ने भी बोला था, ऐसा नहीं कि जब मनाए तब आप जो है स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दो। सो आर्टिकल नंबर 263 ऑफ द इंडियन स्टेट काउंसिल
so Indian Constitution establishes the Interstate Council to address the interstate issues and foster harmonious relations between the state and union. यानी आर्टिकल 263 में लिखा हुआ है एक इंटरस्टेट काउंसिल के बनाने के बारे में, ठीक है। तो बनाता कौन है, लेकिन बनाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनाता है, प्रेसिडेंट। सबसे पहली बार जिसको बनाया गया था 1990 में, ठीक है, 1990 में, 1990 में इसको बनाया गया था। इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करेंगे तो कॉम्पोजिशन में इसमें चेयरमैन होता है इसका प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स में आते हैं सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर होंगे, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट्स, सीएम्स ऑफ ऑल यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज विदाउट दी लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है मान लो, ठीक है, मान लो जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, तो वहाँ पर उस यूटी के कौन आ जाएंगे, उस यूटी के आपके एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आ जाएंगे, ठीक है, ऑलराइट। और 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो 6 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको कौन नॉमिनेट करेगा, प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेगा। तो ये इसका कॉम्पोजिशन होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, 262 जो आर्टिकल है ना, इसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब अगर आपको याद हो तो आर्टिकल नंबर 131 में हमने ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, जहाँ पर ये देखा था कि सेंटर और स्टेट की जो लड़ाई है उसको लेके जो डिसीजन है वो कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा। तो फिर इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या है, इसका काम ये है कि उन दोनों के बीच में रिलेशंस को अच्छे करना, कोई अगर इनके बीच में दिक्कत है तो उसको चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करना, डिसीजन नहीं देना, निर्णय देना नहीं है, सिर्फ उसको इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल के पास। डिसीजन कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट ही देगा, ध्यान रखिएगा, ऑलराइट। तो 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल है और 262 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में दिया हुआ है, ध्यान रखना। पहली बार कब बनी थी इंटर स्टेट काउंसिल, 1990। ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, तो अगर आप ये मत सोचना कि ये बन गई तो 5 साल के लिए रहेगी, ऐसा नहीं, जब तक के लिए काम हो जाएगा तो हटा दी जाएगी। सो देयर इज नो परमानेंट टेन्योर, ठीक है, नो परमानेंट टेन्योर। इसका कोई परमानेंट ऐसा टेन्योर नहीं होता, टर्म नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑलराइट, डन। किसी को कोई डाउट तो नहीं सेंटर स्टेट रिलेशंस में?